स्वागत है आज आप सब लोगों का हमारे नए टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन में। आज हमारा जो टेस्ट पेपर नंबर है वो है 024849। इस पेपर के आज अपन मैथ्स के सारे क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपन इस पेपर को। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं इस पेपर का। हम लोगों को कह रहे हैं कि इन AKGEC कॉलेज in BTech EC branch there are 3 section ABC. The number of the students in ABC are this respectively and average marks of sections are given. What is the average marks of ECE branch? चलिए देखिए क्वेश्चन हमें कह रहा है कॉलेज में BTech की ECE शाखा में ABC 3 हमारे पास पार्ट्स हैं, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें दे रखे हैं, उनके एवरेज स्कोर हम लोगों को दे रखा है, तो पूरे सेक्शन का हमें एवरेज स्कोर बताना है कि क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हमें ABC ये 3 सेक्शन दे रखे हैं, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अगर अपन बात करें तो हम लोगों को दे रखे हैं 95, 209 और 171। ये हमारे पास नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हैं। अब हमें यहाँ पर दे रखा है कि इन तीनों का जो एवरेज स्कोर है, तीनों के अंदर हमारे पास जो एवरेज स्कोर है वो हम लोगों को दे रखा है 83, 78 और 85। अब देखो ये नंबर ऑफ द स्टूडेंट लेने से ज़्यादा अच्छा है कि हम यहाँ पर इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी बना लें। अगर नंबर ऑफ द स्टूडेंट को मैं 19 से कट कर दूँ तो 19 से गया 5 टाइम, ये 19 से मेरे पास गया 11 टाइम और ये 19 से चला गया 9 टाइम। तो हमारे पास नंबर ऑफ द स्टूडेंट हम 5, 11 और 9 भी ले सकते हैं। हम लोगों को पता है कि जो एवरेज होता है वो क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन में हमारे पास क्या जाता है, टोटल नंबर्स, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो यहाँ से देखो अगर अपन इस पेपर के क्वेश्चन को करें, हमें स्टूडेंट और एवरेज दे रखे हैं, तो यहाँ से अगर हम हर सेक्शन का टोटल निकालें तो पहले सेक्शन का टोटल निकालें तो 5 को 83 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 415 आ जाएगा। 11 को अगर अपन 78 से मल्टीप्लाई करें तो क्या 858 आ जाएगा, और 85 को अगर अपन 9 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 765। तो ये हमारे पास टोटल इनके स्कोर आ जाएंगे, टोटल मार्क्स आ जाएंगे। तो यहाँ से अगर अपन इसका टोटल निकालें तो हमारे पास टोटल क्या आ रहा है, 18 कैरी आ गई 1, 6, 12 और 13, फिर कैरी आ गई 1, 8 और 6, 20, 2038। तो टोटल मार्क्स हुए 2038। टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स निकालें तो क्या आया 25। तो हमारे पास एवरेज क्या आया, टोटल मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। तो 2038 में 25 का भाग देते हैं तो 25 का डिवाइड चला गया 8 टाइम, 200 बच जाएगा, 3 ऊपर से 8 उतारा चला जाएगा 1 बार, 25 बच जाएगा 13। अब डिवाइड नहीं जा रहा, पॉइंट लगाया तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, ये चला जाएगा 5 बार। अब 81.5 हमारे पास एक ही ऑप्शन है 81.52, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगर आप इसको 19 से कट नहीं करते तो इसकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी जाती। चलिए ये हमारे पास एवरेज का क्वेश्चन था, हम लोगों ने करा, तो हमारा सही आंसर आ गया 81.52। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 हमें अलजेब्रा का क्वेश्चन दे रखा है। हमें इसका मैक्सिमम मान बताना है कि क्या होगा। हमें एक फंक्शन दे रखा है और हमें उसका मैक्सिमम मान बताना है कि क्या होगा। अब कुछ लोग तो इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है b² की टर्म वाला, वो यूज कर लेते हैं। या अगर हम इसको ऐसे करें तो हम लोगों को यहाँ क्या दे रखा है, -x+2 इंटू के अंदर 3x+4। तो अगर मैं इनका मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, माइनस में 3x² माइनस में 4x प्लस 6x प्लस 8। तो टर्म क्या बनी, -3x² प्लस 2x प्लस 8। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 6x प्लस 2 बराबर 0, क्योंकि डिफरेंशिएशन करते हैं तो x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x और x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो हमारे पास यहाँ से 6x बराबर, ये उधर जाते ही प्लस का 6x बराबर 2, तो x की वैल्यू क्या आई 1/3। x की वैल्यू फंक्शन में 1/3 रख दें और अपना आंसर निकाल लें। तो यहाँ अगर मैं x की जगह 1/3 रखता हूँ
तो मेरे पास क्या आएगा -1/3 + 2 इंटू के अंदर 3 इंटू 1/3 + 4। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 1 + 4 क्या बना 5, और यहाँ से क्या जाएगा 5/3। तो हमारा आंसर क्या जाएगा 25/3। तो हमारा आंसर आ गया 25/3। इस क्वेश्चन का आंसर आया ऑप्शन नंबर डी। ये हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53 हम लोगों को क्या कह रहा है, हमें इसमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है कि क्या होगा। ये हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन पर ध्यान दें तो इसकी जो सारी पावर है वो सारी पावर है फैक्टोरियल के अंदर। तो फैक्टोरियल में जब पावर होती है तो हमेशा हमें नंबर की पावर 4 निकालनी। इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन के लिए करना क्या है, हमें चाहिए 8 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 6 की पावर 4 प्लस 9 की पावर 4। इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो इसी एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट आएगा। तो 8 की पावर 4 अगर मैं बात करूं तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा 4, यहाँ से आएगा 4, तो टोटल यूनिट डिजिट 4 इंटू 4 क्या बना 6। 2 की पावर 4 16 होता है तो यूनिट डिजिट 6। 6 की कोई भी पावर हो यूनिट डिजिट क्या आता है 6। और 9 की पावर ओड हो तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आता है हमारे पास, 9 की पावर अगर इवन हो तो यूनिट डिजिट क्या आता है 1। 9 की पावर ओड होती है तो 9 आता है और इवन होती है तो 1 आता है। तो यहाँ से क्या बना टोटल 19, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा हमारे पास 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था यूनिट डिजिट का। मोस्टली एग्जाम में यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आ ही जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखो हमें क्या करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे इन सब से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो है वो हमें ये मिलते हैं। फाइंड द लेस्ट नंबर। अब चलिए कोशिश करते हैं। देखो हमें कह रहे हैं 20, 25, 30, 36 और 48। इनसे डिवाइड करने पर हम लोगों को जो रिमाइंडर मिलने चाहिए वो हम लोगों को दे रखे हैं 15, 20, 25, 20 के बाद 25, फिर 31, फिर 43। अगर हम इन सबका डिफरेंस देखें, इन सबका डिफरेंस देखूं तो सबका डिफरेंस 5 है। क्या सबका डिफरेंस हमारे पास 5 है। तो हम क्या करें, सबका डिफरेंस सेम है तो हमें क्या करना होगा, इन नंबर्स का एलसीएम निकालकर ये सेम डिफरेंस जो है इसे सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो अगर हम यहाँ पर 20, 25, 30, 36 और 48 इनका अगर अपन एलसीएम निकालें तो यहाँ से देखो सबसे पहले अगर मैं क्या करूँ 25 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास ये क्या बचेगा 4, 1, 6, 36 और 48। ये हमारे पास आ गया। अब अगर अपन इसको यहाँ पर 16 से डिवाइड कर दें, 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, 1, 3, फिर ये 16 से नहीं जा रहा, ये 4 से चला जाएगा 9 टाइम और ये चला जाएगा 3 टाइम, फिर 9 से डिवाइड कर देंगे। तो इन सब का एलसीएम अगर अपन निकालें तो 25 इंटू 16 इंटू 9, तो 25 इंटू 16 बना 400 इंटू 9 3600। तो हमारा नंबर क्या आएगा, दी गई सभी संख्याओं का एलसीएम माइनस में सेम डिफरेंस, तो 3600 में से 5 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 3595। आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कई लोग क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन की मदद से चेक कर सकते हैं। जैसे इन सब नंबर में से क्या करा 25 से चेक करा, ऐसे नंबर ढूंढने की कोशिश करते हैं जो 25 से डिवाइड हो रहे हो या नहीं हो रहे, तो उसमें रिमाइंडर क्या बचेगा। इसमें 25 का डिवाइड करूंगा तो 25 का जब डिवाइड करूंगा तो लास्ट का जो डिजिट है, लास्ट के जो 2 डिजिट है वो 25, 50, 75 या 100, मतलब पूरे पूरे डबल जीरो आने चाहिए। तो अब देखो इसमें यहाँ 50 से कितना ज़्यादा रहा है 15, इसका मतलब जब 25 से डिवाइड करें रिमाइंडर 15 बच रहा है, ये नहीं हो सकता। ये तो पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, ये भी पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, इसमें डिवाइड कर रहे हैं तो क्या बच रहा है 20, वही कंडीशन है। तो आंसर क्या आ गया बी। तो अपन इस क्वेश्चन को ऑप्शन की मदद से भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल सकते हैं। ये क्लियर है सबको, दोनों तरीके बताए मैंने आपको, डायरेक्ट सोल्व कैसे करना है और डायरेक्ट ऑप्शन की मदद से कैसे कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या दे रखा है, हमें कह रखा है कि मिश्र धातु ए में
5:2 के अंदर हमें तांबा और जस्ता दे रखा है, बी में 1:3 है। ए और बी को 9:8 में मिला लिया जाए और नई मिश्र धातु बनाई जाए तो नई में जिंक का रेशो में बताना है, जिंक का परसेंटेज बताना है कि क्या होगा। अलॉय ए में कॉपर और जिंक का रेशो है, अलॉय ए में कॉपर और जिंक। तो यहां से देखो अगर अपन बात करें कॉपर और जिंक की, तो हम लोगों को कॉपर और जिंक का रेशो दे रखा है ए के अंदर 5:2, फिर सेकंड बी के अंदर कॉपर और जिंक का रेशो दे रखा है 1:3। अब इनको हमें आपस में मिलाना है 9:8 में और हमें बताना है कि जिंक कितना परसेंट है, ये हमें फाइंड करना है। चलिए कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो हम लोग यहाँ क्या कह सकते हैं, फर्स्ट वाले में कॉपर और जिंक का टोटल कितना बन रहा है, रेशो में 7, सेकंड वाले में कितना बन रहा है 4। तो सबसे पहले इनको सेम बनाने के लिए पहले वाले को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और दूसरे वाले को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा 20:8। फर्स्ट वाले में हमारे पास क्या आ जाएगा 20:8, ये हमारे पास आ जाएगा, ये कॉपर और जिंक का रेशो। और सेकंड वाले में क्या आ जाएगा 7:21। सबसे पहले इन दोनों के अंदर कॉपर और जिंक का जो टोटल है वो हम लोगों ने सेम बना ली। अब दोनों में टोटल 28 है। अब मुझे इनको 9:8 में मिलाना है, तो इसकी 9 टाइम क्वांटिटी और इसकी 8 टाइम क्वांटिटी ले लेते हैं। तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करा तो 180 और 72, इसको 8 से मल्टीप्लाई करा 56 और 168, ये हमारे पास आया। अब कॉपर में कॉपर ऐड कर देते हैं, 180 के अंदर 56 अगर अपन ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 236, और इन दोनों को अगर अपन ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा 168 और 72 240। इनका अगर अपन रेशियो निकालें 4 से कैंसिल कर दें तो क्या आ जाएगा 4 5 जा 20, चला जाएगा 9 टाइम, ये चला जाएगा 60 टाइम। तो रेशियो क्या 59:60 आ गया कॉपर और जिंक का। अब हमें जिंक का परसेंटेज बताना है। जिंक हमें पता है कि कितना है 60, कितने में से 119 में से, परसेंटेज में चाहिए इंटू कर दिया 100% से, तो क्या 6000 अपॉन के अंदर 119% आ जाएगा। तो 6000 में 119 का भाग देते हैं, 119 का डिवाइड अगर अपन करें तो हमारे पास 120, ये 5 बार चला जाएगा। तो 5 बार अगर भाग दूंगा तो क्या जाएगा 595, बच जाएगा 5, ऊपर से 0 उतार लिया, डिवाइड नहीं जा रहा तो यहाँ 0 लगाया, फिर यहाँ पर एक 0 आएगा पॉइंट लगाने के बाद, तो 50 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा ऑप्शन डी। ये हम लोगों को आंसर मिल गया। तो ये हम लोगों ने इस पेपर के 5 क्वेश्चन कर लिए। ये पांचों क्वेश्चन हमारे लिए बड़े इजी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 हम लोगों को दे रखा है एक वस्तु का एमआरपी 240 रुपीज है, इस पर अगर 2 कंटिन्यू डिस्काउंट दिए जाए 10% और 5%, तो हमें इसका सेलिंग प्राइस बताना है कि क्या होगा। सबसे पहले एमआरपी 240, इस पर अगर अपन डिस्काउंट दे D1 10% का, तो 240 का 10% अगर अपन निकाले 24 रुपीज का डिस्काउंट दिया तो सेल कितने में करना चाहिए था 216 रुपये में। फिर इस पर सेकंड डिस्काउंट दे दिया 5% का। अब 216 रुपये का अगर अपन 5% निकालें तो 10% 21.6, उसका आधा कर देंगे तो 10.8। अब 10.8 रुपीज़ का डिस्काउंट दे देंगे तो 216 में से 10.8 माइनस करें तो 205.20, ये हमारे पास आ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। तो हमारे पास ये आ गया। हम चाहते तो इन दोनों का नेट डिस्काउंट निकाल कर भी फिर माइनस कर सकते थे, जैसे आपका मन करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 हम लोगों को 3 पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी सी, और हमें बी ए और बी सी के बीच का कोण बताना है कि क्या होगा। अब देखिए अगर मैं 3 पॉइंट्स ड्रॉ कर लूं, अब 3 पॉइंट से मिलकर हो सकता है ट्रायंगल बन रहा होता। ए पॉइंट हमें दे रखा है -2,1, बी पॉइंट हम लोगों को दे रखा है 2,3 और सी पॉइंट हम लोगों को दे रखा है -2,-4। हमें बी ए और बी सी के बीच में ये वाला कोण हमें बताना है कि क्या होगा। चलिए सबसे पहले अगर अपन क्या करें, इस लाइन का स्लोप निकालें m1, इस लाइन का स्लोप निकालें। आपको पता होगा कि m की वैल्यू क्या होती है। अगर मेरे को यहाँ पर 2 पॉइंट दे रखें x1 y1 और x2 y2, तो इन दोनों से अगर मुझे यहाँ पर इसका स्लोप ढाल प्रवणता अगर निकालनी है तो क्या होगी y2 - y1 अपॉन x2 - x1।
तो यहाँ अगर मैं इसमें m1 की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा y2 माइनस में y1, सॉरी x की टर्म लिख दी हम लोगों ने, y2 माइनस y1, 3 माइनस में माइनस का 4 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 माइनस में माइनस का 2, तो 3 प्लस 4 क्या आया 7 अपॉन में 2 प्लस 2 4। तो एक की हमारे पास m1 की वैल्यू है 7/4। सेकंड वाले में अगर अपन m2 निकालें तो क्या आ जाएगा हम लोगों के पास यहाँ पर 3 माइनस में m2 हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस में 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 माइनस में माइनस का 2, तो 2/4 आ जाएगा। अब m1 और m2 की वैल्यू हम लोगों को मिल गई। यहाँ से अगर हम इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है tan थीटा, तो वो क्या m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2 होगा। तो m1 माइनस m2 7/4 माइनस के अंदर क्या आ जाएगा 2/4 अपॉन में 1 प्लस 7/4 इंटू 2/4। तो यहाँ से क्या आया 5/4 अपॉन के अंदर ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2 से चला जाएगा 2 टाइम, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 7 15/8, ये हमारे पास आया। तो 5 अपॉन में 4 अपॉन में 15/8, 4 से कैंसिल हो गया 2 टाइम, 5 से गया 3 टाइम, तो क्या 2/3 वैल्यू आई। हमें पता है tan थीटा का मान 2/3 आया, तो अगर दोनों साइड में tan इनवर्स कर दूं तो हमारे पास थीटा की अगर वैल्यू निकालें, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 की पावर माइनस 2/3, 10 माइनस 1 हमारे पास क्या है 2/3। ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या है डी, नन ऑफ दीज। ये हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया। ये क्वेश्चन हमारे पास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चल सकते। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 हम लोगों को क्या दे रखा है, दी गई डायग्राम के अंदर AC बराबर हम लोगों को दे रखा है AP, BC बराबर दे रखा है CR, AB बराबर दे रखा है BQ। ABC का एरिया अगर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो PQR का एरिया हमें फाइंड करना है कि क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन में जो हम लोगों को दे रखा है, हम लोगों को दे रखा है AC बराबर AP, ये दोनों आपस में लेंथ में इक्वल दे रखे हैं। अगर इसकी लेंथ x कंसीडर करूं तो इसकी लेंथ भी x ले सकते हैं। फिर हम लोगों को दे रखा है BC बराबर CR, BC बराबर CR, ये दोनों आपस में इक्वल है। और फिर हमें दे रखा है AB बराबर BQ, इसको अगर मैं y कंसीडर कर लूं और इसको ZZ, इन सब की वैल्यू आपस में बराबर है। इनको मैंने x कंसीडर कर लिया, इनको z कंसीडर कर लिया और इनको y कंसीडर कर लिया। अब मुझे ABC का एरिया पता है, मुझे पूरे का एरिया चाहिए कि क्या होगा। अब अगर मैं इस वाले एंगल को यहाँ थीटा एज्यूम करूं तो ये वाला जो एंगल है ये क्या 180 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा। अंदर वाले एंगल को हम लोगों ने इसको अगर थीटा एज्यूम करा तो ये वाला जो एंगल है ये 180 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा, ऐसा हम कह पाएंगे। अब देखिए यहां अगर मैं बात करूं ट्रेंगल PAQ का एरिया और रेशियो के अंदर ट्रेंगल ABC का एरिया, इन दोनों के एरिया का अगर मैं रेशियो निकालूं, ट्रेंगल का एरिया आप सब लोग शायद जानते होंगे कि अगर मुझे किसी ट्रेंगल की कोई दो साइड्स पता है और इनके बीच का एंगल पता है तो ट्रेंगल का जो एरिया हमारे पास होता है वो क्या 1/2 x इंटू वाई इंटू में साइन थीटा होता है। और सेकेंड थिंग आप शायद ये जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा के, क्योंकि 180 माइनस थीटा बना सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव, 180 माइनस थीटा पर नो चेंज, तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर आया साइन थीटा के। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर ट्रेंगल PAQ इस वाले ट्रेंगल का एरिया निकालूं तो अब देखो PAQ, तो PA की लेंथ x है तो क्या 1/2 x, और क्या AQ की लेंथ y प्लस वाई 2y होगी, इनटू के अंदर क्या जाएगा साइन 180 माइनस थीटा। रेशियो के अंदर हम निकाल रहे हैं ABC का एरिया, ABC की हमारे पास साइड x और y और एंगल थीटा है, तो 1/2 x इंटू वाई इंटू में साइन थीटा। तो अब देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल, x और y आपस में कैंसिल, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा बनता है तो साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल,
तो ये क्या आया 2:1। ये 2:1 बना, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम लोगों को इस वाले का एरिया अगर 1 है, इस वाले अंदर वाले का एरिया 1 है, तो बाहर वाले का एरिया क्या आएगा 2। सेम ऐसे ही जब ये 1 है, ये 2 है, फिर ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा। तो 1 की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें पूरे का एरिया चाहिए, तो पूरे का एरिया 2 + 2 + 1 + 2 7 बनेगा। तो 7 की वैल्यू क्या आ जाएगी 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हम लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। कह पाएंगे क्या? तो हम लोगों का आंसर क्या आया 70 सेंटीमीटर स्क्वायर या 70 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हम लोगों का आंसर आ गया। क्लियर है क्या? तो ये हम लोगों ने करा ट्रायंगल के एंगल के एरिया से। अगर हमें किसी ट्रायंगल के 2 साइड्स दे रखी हैं और बीच का एक एंगल दे रखा हो तो मुझसे ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। हमें दे रखा है साइन 52 डिग्री बराबर cos 2 अल्फा बराबर x। तो हमें cos 2 बीटा का मान बताना है कि क्या होगा। अब देखिए ध्यान देना, ये दोनों हम लोग जानते हैं कि आपस में कब इक्वल होते हैं। साइन 52 डिग्री बराबर cos 2 अल्फा जब इन दोनों के एंगल का सम क्या हो 90 डिग्री। 52 डिग्री प्लस 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से 2 अल्फा का मान क्या 38 डिग्री आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 19 डिग्री। अल्फा की वैल्यू हम लोगों के पास 19 डिग्री आ गई, तो मैं इस एंगल को 19 डिग्री कह सकता हूँ। तो 52 + 19 डिग्री, इन दोनों का अगर अपन यहाँ पर सम करें तो इन दोनों का सम हमारे पास क्या 71 डिग्री आ गया। इन दोनों का सम हमारे पास क्या गया 71 डिग्री। इसका मतलब एंगल बीटा हमारे पास कितना आ गया 109 डिग्री। अब मुझे cos 2 बीटा चाहिए, तो 2 बीटा का मान 218 डिग्री आ जाएगा। तो अगर मैं cos 218 डिग्री देखूं तो क्या मैं इसको cos 180 + 38 डिग्री कह सकता हूं। अब 180 + थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव। 180 + थीटा पर नो चेंज, तो क्या आ जाएगा माइनस का cos 38 डिग्री। और देखो 2 अल्फा का मान 38 डिग्री तो था, तो cos 38 डिग्री की वैल्यू x के बराबर है। तो cos 38 डिग्री की जगह x रखूं तो क्या आ जाएगा माइनस का x। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। ये हम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। क्लियर है क्या? तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 हम लोगों को क्या दे रखा है। इन a cube of maximum possible volume is cut off from a solid sphere of diameter d, then the volume of the remaining waste material of the sphere would be equal to। एक अधिकतम आयतन का घन हमने एक ठोस गोले में से निकाला जाता है। इस गोले का व्यास अगर d है तो बचे हुए गोले का हमें वॉल्यूम बताना है कि क्या होगा। और देखो सारे आंसर हमें डायमीटर d की टर्म में ही दे रखे हैं। हमें दे रखा है हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, ठोस गोला है जिसका डायमीटर व्यास क्या है d। इसमें से हमें मैक्सिमम वॉल्यूम का क्यूब निकालना है और रिमेनिंग पार्ट का वॉल्यूम हमें बताना है कि क्या होगा। तो देखिए ध्यान देना, अगर अपन इसका डायग्राम बनाएं तो हम लोगों के पास देखो ये डायग्राम बनेगा कि अगर मेरे पास ये एक स्फीयर है, इसमें से अगर मैं एक क्यूब निकालूंगा तो जो डायगोनल होगा क्यूब का वो मेरे पास गोले की स्फीयर की डायगोनल के बराबर स्क्वायर की डायमीटर जो व्यास होगा उसके बराबर होगा क्या। तो यहाँ पर अगर क्यूब की साइड ए है तो मेरे को पता है कि क्यूब का जो डायगोनल होता है, क्यूब का जो विकर्ण होता है, क्यूब का हमारे पास जो डायगोनल होता है विकर्ण जो होता है, क्यूब का जो विकर्ण होता है वो क्या √3a होता है और इसका विकर्ण इसके डायगोनल के बराबर, तो क्या d बराबर √3a लिख सकता हूं। तो यहां से अगर मैं क्यूब की साइड निकालूं तो वो क्या d/√3 आ जाएगी। अब अगर मुझे वेस्टेज मटेरियल का वॉल्यूम चाहिए, मुझे वेस्टेज का अगर रिमेनिंग वेस्ट का वॉल्यूम चाहिए तो मैं क्या करूं, क्यूब का वॉल्यूम चाहिए मेरे को वेस्टेज का, तो मैं क्या करूं स्फीयर के वॉल्यूम में से, स्फीयर के वॉल्यूम में से क्यूब का जो वॉल्यूम है वो सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या वेस्टेज का वॉल्यूम आ जाएगा। अब स्फीयर का वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब।
अब यहाँ में रेडियस तो दे नहीं रखी, डायामीटर दे रखी है, d बराबर 2r होता है, तो r को क्या मैं d/2 लिख सकता हूँ। तो मैं स्पेयर का वॉल्यूम क्या लिखूंगा, 4/3 पाई, r की जगह लिखा d/2 का क्यूब, माइनस के अंदर क्यूब का वॉल्यूम होता है a क्यूब, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो हमारे पास a क्यूब होता है, तो a की जगह क्या हम d/√3 का क्यूब लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको सोल्व करें, 4/3 पाई d³/8, 2 का क्यूब 8, माइनस में d³ बाई क्या आ जाएगा 3√3, √3 का क्यूब करूंगा तो 3√3, 8 से चला गया 2 टाइम, ये हमारे पास है। तो अगर मैं यहाँ से d³/3 कॉमन ले लूँ, यहाँ से अगर d³/3 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचा, π/2 माइनस के अंदर 1/√3, तो ये हमारे पास वेस्टेज का वॉल्यूम आ जाएगा। अब देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इस पेपर के हम लोगों ने स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन कर लिए। चलिए चल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। 10 क्वेश्चन कर लिए, ये हमारे पास था मेंसुरेशन का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमें क्या कह रहे हैं। फिर से हम लोगों को जैसे ही हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमें कह रहा है किसी बेलन का वक्र पृष्ठ, तो ये हमारे पास क्वेश्चन फिर से किसका है, मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन के बैक टू बैक 2 क्वेश्चन आ गए। हमें कह रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर if a wire of 5 mm diameter is wrapped over its curved surface so that it totally cover its curved surface area, so find the length of wire। कह रहे किसी बेलन का वक्र पृष्ठ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, 5 मिलीमीटर व्यास का एक तार इसके चारों ओर लपेटा जाता है जो इससे पूरी तरह से ढक लेता है। तो इस्तेमाल की गई तार की लंबाई हमें बतानी है कि क्या होगी। अब देखिए अगर अपन यहाँ पर एक सिलेंडर बनाए, एक सिलेंडर बनाए, ये हम लोगों ने एक सिलेंडर बनाया। अब अगर मैं कहूं कि इस सिलेंडर पर हम जो तार लपेटेंगे उसकी लंबाई कैसे निकालें, तो देखो ध्यान देना, ये तार का एक चक्कर अगर पूरा होगा तो ये एक चक्कर क्या इसकी सरकमफ्रेंस पर आएगा, परिधि पर आएगा, तो इसकी परिधि हम लोगों के पास क्या होगी 2πr, r यहाँ पर क्या होगी इसकी रेडियस। और ऐसे हम लोग अगर मान लें कि नंबर ऑफ द चक्कर्स, नंबर ऑफ द रोटेशन अगर n है, नंबर ऑफ द रोटेशन n है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ जो वायर होगी एक चक्कर में वो चलेगी 2πr, और ऐसे अगर उसने n चक्कर लगाए तो लेंथ ऑफ वायर क्या 2πr इंटू n होगी। तो यहाँ से लेंथ ऑफ वायर को अगर अपन l से रिप्रेजेंट करें तो ये 2πr इंटू n होगी, ये हम कह सकते हैं। फिर देखिए ध्यान देना, यहां अगर अपन बात करें कि हमारा ये जो सिलेंडर है, इसकी अगर हमें हाइट h कंसीडर करें, तो अगर मैं इस पर तार लपेट रहा हूं, इस पर अगर मैं ये वायर लपेट रहा हूं, तो यह नंबर ऑफ द रोटेशन अगर मुझे निकालने, मान लिया कि नंबर ऑफ द रोटेशन n है, तो तार की जितनी मोटाई होगी, तार की जितनी मोटाई होगी उतनी मोटाई के हमारे पास n चक्कर लगेंगे तो वो इसके हाइट के बराबर आ जाएंगे। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर, अगर अपन इसको h कंसीडर कर रहे हैं, तार की मोटाई डायामीटर जो होगी वो इसकी मोटाई होगी, और इनटू में चक्कर लगे n, तो क्या मैं d इंटू n कह सकता हूँ। अब डायामीटर जो हम लोगों को दे रखा है वो हम लोगों को दे रखा है 5 मिलीमीटर, तो हम क्या इसको 5/10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो हम लोग सिलेंडर की जो हाइट है वो क्या n इंटू 5/10 लिख सकते हैं, ये हमारे पास सेंटीमीटर में आ गई। अब हमें तार की लंबाई पता है 2πrn होती है, फिर हम लोगों को यहाँ पर पता है कि सिलेंडर की जो हाइट है वो क्या होगी n इंटू 5/10 सेंटीमीटर। अब हमें बेलन का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया में दे रखा है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πrh, इसकी वैल्यू क्या 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से L बराबर 2πrn है, तो क्या 2πr की वैल्यू L/n आ जाएगी, तो 2πr की जगह क्या मैं L/n लिख सकता हूं, और h हम लोगों को दे रखी है n इंटू 5/10, तो h की जगह मैं लिख दूं n इंटू 5/10, तो ये बराबर आ जाएगा क्या 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के।
n से n कैंसिल, 5 से क्या 2 टाइम, तो l की वैल्यू 2 इंटू 1000 क्या आ जाएगा 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर, l की वैल्यू क्या आ जाएगी 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हम लोगों के पास सेंटीमीटर स्क्वायर, अब सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा क्योंकि एक यूनिट सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगी, तो 2000 सेंटीमीटर। अब हमें पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो अगर मीटर में चाहिए क्योंकि सारे आंसर मीटर में, तो 2000 में अगर मैं 100 का भाग दे दूँ तो क्या जाएगी 20 मीटर। तो इस तार की लंबाई क्या जाएगी 20 मीटर। हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोगों को मेनली यहाँ दो चीज़ें चाहिए थी कि लेंथ ऑफ वायर क्या होगी। जब मैं इस पर एक तार लपेटूंगा, एक चक्कर लगाया, तो ये मेरे पास इसकी परिधि 2πr पर आया, और ऐसे कितने चक्कर लगे n, तो तार की लंबाई होगी 2πr इंटू n। अब अगर इस सिलेंडर की हाइट चाहिए तो एक, अगर मैं यहाँ तार लपेटता हूँ तो उसकी जितनी मोटाई है उस मोटाई के कितने वायर लगेंगे, n चक्कर लगेंगे। तो वहाँ से उसकी हाइट आ गई और इस क्वेश्चन का हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। क्लियर है क्या? ये हम लोगों के पास मेंसुरेशन का सेकंड क्वेश्चन था, इसका आंसर आ गया 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की ओर चलते हैं। देखो 62 के अंदर हम लोगों को क्या दे रखा है, एक पंप किसी टैंकी को 5 घंटे में भर सकता है, लेकिन टैंकी की तली में छेद होने के कारण उसे टैंकी इतने टाइम में खाली हो जाती है, ये लिखा हुआ है, जबकि यहां आएगा भर जाती। इट टुक 1/3 आवर टू एम्प्टी द टैंक की जगह टू फिल द टैंक, ये हमारे पास आएगा। द लीकेज कैन ड्रेन ऑल द वाटर ऑफ द टैंक इन, हमें बताना है कि लीकेज टैंक का सारा पानी कितने समय में खाली करेगा। एक पंप ए इसको 5 घंटे में भरता है। अब इसमें एक लीकेज और काम कर रहा है, ये भर रहा है और एक लीकेज है, तो इसको भरने में 5 से 1/3 घंटे या 16/3 घंटे लगे। तो सबसे पहले हम यहां से अगर टोटल वर्क निकालें, 5 और 16 को देखें तो टोटल वर्क क्या 80 आ जाएगा। अब ए 5 घंटे में 80 मटके बढ़ता है, तो ए की एफिशिएंसी 16, दोनों 16/3 घंटे के अंदर अगर 80 मटके बढ़ते हैं तो दोनों की एफिशिएंसी 15। इसका मतलब बी की एफिशिएंसी क्या आई -1। तो बी अकेला इस लीकेज को खाली करने में कितना टाइम लेगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 80 अपॉन -1 क्या आ जाएगा 80 आवर्स। और माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, खाली करने को, तो इसको क्या करेगा 80 घंटे में खाली कर देगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन बी, ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसमें हमें करेक्शन करने की जरूरत है, इतने टाइम में से खाली नहीं करता, इतने टाइम में से भर देता है। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का, और उसमें भी ट्रेन का। ए ट्रेन ओवरटुक 2 पर्सन हु आर वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन in which the train is going at the rate of 2 km/h and 4 km/h and passes then completely in 9 and 10 seconds respectively. The length of train is, दो व्यक्ति क्रमशः इस स्पीड से चल रहे हैं, उसी दिशा में आ रही ट्रेन को 9 और 10 सेकंड में क्रॉस करते हैं, तो ट्रेन की लंबाई बतानी है कि क्या होगी। सबसे पहले हम यहाँ से अगर ट्रेन की स्पीड निकालें, पहले पर्सन की स्पीड 2 है, उसको क्रॉस करने में 9 सेकंड लगे, तो 2 इंटू 9 अगर अपन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो क्या है 18। दूसरे पर्सन की स्पीड 4 है, उसको क्रॉस करने में 10 सेकंड लगे, तो 4 इंटू 10 क्या बना 40। तो 18 और 40 दोनों का डिफरेंस क्या है 22। तो ट्रेन की स्पीड क्या है 22 km/h। सबसे पहले हम लोगों को ट्रेन की स्पीड मिल गई। हमेशा क्या रूल होता है, इन पर्सन की स्पीड को जो टाइम है उससे मल्टीप्लाई करा और दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, तो ट्रेन की हमारे पास स्पीड आ गई 22 km/h। अब मुझे ट्रेन की लेंथ बतानी। अब हम लोग जानते हैं कि टाइम क्या होगा रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। टाइम क्या होगा रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। अब देखो टाइम हम लोगों को यहाँ पर दे रखा है, कोई भी एक टाइम ले लो, कोई भी एक पर्सन ले लो, मान लिया टाइम लग रहा है 9 सेकेंड। जब ट्रेन किसी व्यक्ति को क्रॉस करेगी तो कितना चलेगी, खुद की लेंथ। रिलेटिव स्पीड, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ट्रेन की स्पीड 22 है, पर्सन की स्पीड 2, तो दोनों का डिफरेंस 22 - 2 क्या है 20। और मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/80। 9 से क्या 1 टाइम, ये क्या 2 टाइम, 2 से क्या 10 टाइम, तो ट्रेन की लेंथ 10 इंटू 5 क्या है 50। तो ट्रेन की लेंथ क्या आ जाएगी 50 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बी। तो हम लोगों को ट्रेन की लेंथ क्या मिल गई बी। अगर हम लोगों को ये बात नहीं पता होती तो ट्रेन की स्पीड निकालने के लिए हमें अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती।
हम यहाँ से दो इक्वेशंस बनाते, उनको कंपेयर करते, तब जाकर हमारा आंसर आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखो क्या करें। ए अपनी कुल यात्रा का 1/4 भाग 20 की स्पीड से, शेष का 1/3 भाग 25 की स्पीड से, शेष की आधी दूरी 30 की स्पीड से और शेष 40 की स्पीड से तय करता है। तो पूरी यात्रा के दौरान हमें उसकी एवरेज स्पीड बतानी है कि क्या होगी। पहले इसने 1/4 ट्रेवल करा, फिर शेष का 1/3, फिर शेष का हाफ और फिर शेष, इसका मतलब बचा हुआ आधा। तो यहां से अगर मैं देखूं तो अपॉन में 4 3 2 2, तो अगर मैं इन सब का मल्टीप्लाई करूं तो 4 × 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। अब मैं 48 का कोई मल्टीपल मान लेता हूं और मुझे पता है यहाँ मेरे को स्पीड दे रखी है, तो मैं 48 ना मानकर इसका कोई मल्टीप्लाई मानता हूँ, या तो मैं 480 मानता हूँ, या मैं इसमें और कोई एक जीरो ऐड करना चाहूँ तो इसका 5 गुना क्या टोटल डिस्टेंस 2400 किलोमीटर मान लूँ, ताकि मेरी कैलकुलेशन बड़ी इजी हो जाए। तो मैं टोटल डिस्टेंस अंज्यूम कर लेता हूँ 2400। मुझे एवरेज स्पीड बतानी है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो हमने मान ली 2400 किलोमीटर। अब ये अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, 20 की स्पीड से 1/4 चला, 2400 का 1/4 600 किलोमीटर 20 की स्पीड से चला। 2400 में से 600 चल लिया तो बचा 1800, इसका 1/3, 1800 का 1/3 क्या आएगा, फिर से 600। ये चला 25 की स्पीड से, 1800 में से 600 अगर चल लिया तो बचा कितना, 12। अब कह रहे शेष का आधा, 1200 का आधा, इसका मतलब 600 किलोमीटर। ये किस स्पीड से चल रहा है, 30 की स्पीड से। और शेष दूरी बचे हुए 600 किलोमीटर 40 की स्पीड से। तो पूरी यात्रा में हमें इसकी एवरेज स्पीड बतानी है कि क्या होगी। तो देखो हम यहाँ से सबसे पहले अगर इसका टाइम निकालें, 600 किलोमीटर अगर ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला तो क्या 30 घंटे लगे। अब 600 किलोमीटर अगर ये 25 की स्पीड से चलेगा तो 600 में अगर 25 का भाग देंगे तो क्या 24 घंटे लग गए। फिर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 600 चला तो 20 घंटे, और 40 की स्पीड से 600 चला तो 15 घंटे। तो टोटल टाइम हमारे पास क्या जाएगा, 5 6 2 8, 89 आवर। 89 आवर में हमने 2400 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। तो एवरेज स्पीड हम लोगों के पास क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 2400 के अंदर 89 का अपन डिवाइड कर दें, तो 2400 में अगर अपन 89 का डिवाइड करें तो सबसे पहले हमारे पास चला जाएगा 2 बार, 178, बच जाएगा हमारे पास 62, ऊपर से आ गया 0। फिर यहाँ से देखूँ तो क्या आ जाएगा, चला जाएगा 6 बार, 90, 540, 6 कम कर दिया तो क्या आ जाएगा 534। यहाँ से हमारे पास 10 में से 4 गए 6, फिर 11 में से 3 गए 8, ये 86 रिमाइंडर बच गया। तो पूरा पूरा डिवाइड किया 26 टाइम, 86 रिमाइंडर है और डिवाइड किससे करें, 89 से। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 26 सही 86/89 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास इसकी एवरेज स्पीड आ गई। अब अगर हम यहाँ 48 के मल्टीपल के हिसाब से नहीं लेते तो हो सकता है कैलकुलेशन में हमें फ्रैक्शन या पॉइंट देखने को मिलता, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन टिपिकल हो जाती। और 48 लेने का रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन ने जो जो वैल्यू दी थी उन सब का अपॉन में जो टर्म थी उनका मल्टीप्लाई मान लिया, ताकि हमें कभी पॉइंट ना देखना पड़े। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हम लोगों ने इस पेपर का 40 नंबर क्वेश्चन कर लिया, 14 क्वेश्चन हमने कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 11,250 रुपए को 3 पर्सन ए बी सी के बीच में बांटा जाता है। ए बी और सी का आधा प्राप्त करता है, बी और ए और सी का 1/4 भाग प्राप्त करता है। तो ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है। हम लोगों को दे रखा है टोटल जो अमाउंट है, टोटल रुपीज हम लोगों को दे रखे हैं 11,250 रुपए। ये हमें डिवाइड करने ए बी सी के अंदर। हमें कह रहे हैं ए और को बी और सी का हाफ प्राप्त होता है, तो ए और बी सी का रेशो 1/2, आधा का मतलब 1/2। बी को ए और सी का 1/4 प्राप्त होता है, तो हमारे पास 1/4 आ गया। तो हमें ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है ये बताना है।
यहाँ रेशियो में एबीसी का टोटल 1+2 3 है, यहाँ 1+4 5 है। दोनों को सेम बनाने के लिए इसको अगर मैं ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 5/10 बनेगा, और इसको अगर ऊपर नीचे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या 3/12 बनेगा। तो अब दोनों जगह टोटल सेम बन रहा है कि ए बी सी तीनों का जो टोटल है वो कितना है 15। ए को कितना मिला उसमें से 5, बी को कितना मिला 3, 5 + 3 बना 8, इसका मतलब सी को कितना मिलेगा 7। अब ए और बी के पार्ट का डिफरेंस क्या होगा 2। अब मुझे 2 की वैल्यू चाहिए, टोटल कितना है 15, 15 की वैल्यू 11,250 दे रखी है, तो ए और बी का डिफरेंस निकालें तो 11,250 की वैल्यू रेशियो में 15, वैल्यू हमें डिफरेंस की चाहिए तो 2 की चाहिए, तो 15 से अगर कैंसिल करें 15 7 जा 105, बच जाएगा 75, फिर चला जाएगा 5 बार, 750 × 2 क्या आ जाएगा 1500 रुपये। तो ए और बी के भाग का डिफरेंस क्या आया 1500 रुपये, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे पास रेशियो का बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 66। हमें बताना है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है, साइन 15, कोस 15, 1/cos 15 और 1/sin 15। अब देखो इसके लिए आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन 15 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 - 1/2√2, और कोस 15 की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास होती है √3 + 1/2√2। अब √3 का मान होता है 1.732 और √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो यहां से √3 में से 1 घटाऊं तो 0.732 अपॉन में 2√2, अगर इसका 2 गुना करूं 1.4 अगर मैं ले लूं तो 2.8 के अराउंड आएगा। तो पहली वैल्यू मेरे पास क्या 0.732 अपॉन 2.8 बनेगी। अब एक से छोटे नंबर में अगर इससे बड़ी वैल्यू का डिवाइड करूंगा तो छोटा नंबर आएगा। तो देखो पहले में मेरे पास अगर मैं सिर्फ 2 ही डिजिट लूं तो 0.73 में मुझे 2.8 का डिवाइड करना है। सेकेंड वाले के अंदर अगर 1 इसमें ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या 2.73 के अंदर मुझे 2.8 का डिवाइड करना है। इससे नेक्स्ट वाले में 2.8 के अंदर अब कोस 15 है, इसका उल्टा करूंगा तो 2.8 में 2.73 का डिवाइड करना है। नेक्स्ट वाले में अगर मैं बात करूं तो 2.8 में 0.73 का डिवाइड करना है, क्योंकि हमने इन्वर्स करके लिख दी। तो अब देखो मुझे पता है ये लगभग अप्रोक्स 1 आएगा, ये अप्रोक्स 1 के आसपास आएगा, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, लेकिन ये अप्रोक्स 4 के अराउंड आएगा, और ये तो 0 पॉइंट समथिंग में आएगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू हमें किसकी मिल रही है 1/sin 15 की। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हम लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो हम लोगों को क्वेश्चन दे रखा है डीआई का। डीआई का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपोनेंट्स हैज ए फेलियर रेट 25% मोर देन दैट ऑफ सिग्नल डिवाइसेज। हमें कह रहा है, हमें ग्राफ दे रखा है, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की असफलता दर दे रखी है, फेलियर रेट पर 1000 नंबर्स। हमें बताना है विच ऑफ द फ्लोइंग कंपोनेंट हैज फेलियर रेट 25% मोर देन ऑफ सिग्नल डिवाइसेज। चलिए कोशिश करते हैं। देखिए हमें सिग्नल डिवाइसेस से 25% ज़्यादा चाहिए, तो हम लोगों को सिग्नल डिवाइसेस के बारे में इसकी दे रखी है फेलियर रेट 16। इसका अगर मैं 25% निकालूं तो 16 का 25% 4, तो 16 में 4 जोड़ा 20। अब देखो 20 किसकी है, कैपेसिटर की। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिला, ऑप्शन बी कैपेसिटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी डीआई का है। हम लोगों को कह रहे हैं द फेलियर रेट ऑफ प्रिंटेड सर्किल बोर्ड इट व्हाट % ऑफ दैट ऑफ द कैपेसिटर। प्रिंटेड सर्किल बोर्ड जो है वो हमें बताना है कैपेसिटर का कितना % है। तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है 33, कैपेसिटर कितने हैं 20, तो 33 20 का कितना % है, परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, 20 से गया 5 टाइम, 33 को 5 से मल्टीप्लाई करा 165%। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। ये हम लोगों के पास आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमें क्या दे रखा है, द फेलियर रेट ऑफ हाइब्रिड माइक्रो सर्किल इज हाउ मेनी टाइम देन दैट ऑफ सिग्नल डिवाइस।
हमें बताना है हाइब्रिड माइक्रो सर्किल, ये रहे हमारे पास 40, ये बताना है कि सिग्नल डिवाइस का कितना गुना है। सिग्नल डिवाइस कितनी है 16, तो 40 16 का कितना गुना है 40/16। अगर अपन इसको 8 से कैंसिल कर दें 5/2 या 2.5 टाइम्स, 2.5 गुना है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दीज, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। देखिए 70 हमें क्या दे रखा है, सुदीप इन्वेस्टेड 1/, पहले 59 निकालो फिर बोलो कि नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम जोड़वा बस ये आ जाओगे। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हम लोगों ने समझा। अब अपन आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 में क्या करे, सुदीप ने एक निश्चित धनराशि का 1/8 भाग 5% सिंपल इंटरेस्ट पर वार्षिक ब्याज की दर पर 2 साल के लिए निवेश करा। उसी राशि का 3/5 भाग 6% पर 2 साल के लिए निवेश करा और शेष धनराशि को 10% की दर से 2 साल के लिए निवेश करा। यदि मिलने वाला टोटल ब्याज इतना है तो हमें निवेश की गई धनराशि बतानी है कि क्या है। अब देखो हम लोगों को पता है पहला पार्ट है 1/8, सेकंड पार्ट है 3/5, तो इसके डिवाइड में 8 है, इसके डिवाइड में 5 है, तो 8 × 5 हम मनी मान लेते हैं 40। हमने एज्यूम करा कि हमारा प्रिंसिपल कितना है 40x। अब सबसे पहले इसका 1/8 भाग, तो 40x का 1/8 पार्ट निकालेंगे तो 5x। सेकेंड हम निकालेंगे 40x का 3/5 पार्ट, तो ये हमारे पास क्या जाएगा 24x, और रिमेनिंग पोर्शन हमारे पास क्या जाएगा 11x। ऐसा हम कह सकते हैं। अब देखो हम लोगों को यहां पर क्या दे रखा है, पहला पार्ट 5x, रेट हमारे पास 5%, टाइम हमारे पास 2 ईयर, तो ये पहले पार्ट का हिस्सा है। सेकेंड पार्ट की अगर अपन बात करें, सेकेंड हमारे पास 24x, रेट हमारे पास 6%, टाइम 2 ईयर, और थर्ड पार्ट 11x, रेट 10%, टाइम 2 ईयर। इन तीनों का सिंपल इंटरेस्ट हमें मिला 1674 रुपीज। तो हमें टोटल प्रिंसिपल बताना है कि क्या होगा, तो क्या आ जाएगा 50x% प्लस ये क्या आ जाएगा 288x% प्लस 11 दूना 22, 220x% बराबर 1674 के। तो यहां से अगर अपन इन सबका टोटल कर ले तो क्या आ जाएगा 220, 400, 500, 558 x परसेंटेज हटाऊंगा अपॉन में 100 इक्वल आएगा 1674 की। अब ये पता है कि 558 से क्या 1 टाइम, ये चला गया 3 टाइम, तो x की वैल्यू क्या आई 300। टोटल प्रिंसिपल है 40x, तो 40 × 300, तो हमारा प्रिंसिपल क्या आ जाएगा 12,000। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हम लोगों ने क्वेश्चन को कर लिया। क्लियर है क्या, ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्लियर है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बोले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 नंबर हमें दे रखा है, पहले साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज है 2592 रुपीज, तीसरे साल के लिए 3528, तो हमें चौथे साल का CI बताना है कि क्या होगा। अब देखिए पहले साल का CI को चाहे SI को बात ये की, तो फर्स्ट ईयर का SI बोलूँ या CI बोलूँ, तो SI का या CI का फॉर्मूला P × R × T/100 बराबर क्या आएगा 2592। तो यहाँ से हमें P × R की वैल्यू 259200 मिली। अब थर्ड ईयर का CI हमें दे रखा है, तो अब देखो CI का फॉर्मूला आप सब लोग जानते हो। अगर मैं CI का फॉर्मूला लिखूं तो ये होता है P × 1 + R/100 की पावर T माइनस में P। अब यहाँ अगर मैं कहूँ कि मुझे थर्ड ईयर का CI दे रखा है, तो देखो क्या होगा, थर्ड ईयर का जो CI होगा वो कैसे निकालें, पहले 3 साल का CI निकालकर उसमें से हम क्या करें 2 साल का CI घटा दें। तो 3 साल का CI क्या होगा 1 + R/100 की पावर 3 माइनस में 1, इसमें से अगर मैं 2 ईयर का 2 साल का CI घटा दूं तो 1 + R/100 की पावर 2 माइनस में क्या आ जाएगा 1, ये हमारे पास आ जाएगा। ये हम लोगों के पास यहाँ 1 है, तो अब देखो यहाँ से मैं -1 और ये माइनस इंटू माइनस +1 कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ क्या आएगा p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 3 माइनस में 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 2। अब देखो यहां से अगर 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 2 कॉमन ले लिया जाए तो हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस आर बाई 100 माइनस में 1 से 1 कट जाएगा, तो ये क्या आएगा पी आर बाई 100 इक्वल आ जाएगा इनटू में क्या आ जाएगा 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 2। और थर्ड ईयर का सी हम लोगों को कितना दे रखा है 3528। अब पी आर बाई 100 की वैल्यू हमारे पास है 2592, तो क्या 3528 बराबर 2592 इनटू के अंदर 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 2। तो यहां से क्या आया 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 2 बराबर क्या लिख पाएंगे 3528 अपॉन के अंदर 2592। अब अगर अपन इसको 8 से कैंसिल कर दें तो 8 4 जा, अगर 8 से कैंसिल कर दें 8 4 जा 32, फिर चला जाएगा 4 बार, फिर चला जाएगा 1 बार। इसको अगर 8 से हम कैंसिल करें तो ये चला जाएगा 3 बार, 24 बच जाएगा, 19 चला जाएगा 2 बार, फिर चला जाएगा 4 बार। अब 441 21 का स्क्वायर, ये हमारे पास 18 का स्क्वायर, तो हम इसको क्या 7/6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 1 प्लस आर बाई 100 बराबर अगर 7/6 के, तो r बाई 100 बराबर 1/6, तो r क्या आ जाएगी 100/6 या 16 से 2/3%। तो रेट हमारे पास क्या आ गई 16 से 2/3%। अब रेट अगर 16 से 2/3% आई, अब हमें फोर्थ ईयर का सीआई चाहिए, तो थर्ड ईयर का सीआई हमें पता है 3528 प्लस इसी में इसका 16 से 2/3% या इसका 1/8 निकाल दें, तो इसका 1/6 करूंगा तो क्या आ जाएगा 30, 552 चला जाएगा 8 बार, 48 बच जाएगा, 48 फिर चला जाएगा मेरे पास 8 बार, तो क्या आ जाएगा 3528 प्लस 588। अगर अपन इनको ऐड कर लें तो क्या आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 10 और 1 8 दूनी 16, एक कैरी आ गई, 8 10 1 11, 5 और 10 1 4116। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4116 रुपये। हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों को रेट मिल गई 16 से 2/3% या फ्रैक्शन में क्या कह सकते हैं 1/6। तो हमारी जो अमाउंट थी 3528, हमने इसका क्या करा 1/6 निकाला, तो 1/6 क्या आ जाएगा 8 6 48 चला जाएगा 8 बार। इसमें हमारी जो अमाउंट थी 3528, अपन इसको अगर ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या जाएगा 4116। हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये मैंने आपके लिए दोबारा लिख दिया क्योंकि यहाँ हो सकता है ब्लैक कलर से लिखा हो तो आपको दिख नहीं रहा। क्लियर है क्या? ये हमारे पास क्वेश्चन था हमारा सीआई का। चलिए अब इसमें हमें पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ी। अगर अपन इसको एबीसी की मदद से करते तब भी ये काफ़ी कैलकुलेटिव होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 72 नंबर पर हमें कह रहे हैं 70,200 रुपीज इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी सच दैट ए रिसीव 4/5 द सम ऑफ बी एंड सी एंड फाइंड द अमाउंट रिसीव बाय सी इफ बी रिसीव 2/11 ऑफ द सम ऑफ ए एंड सी। अब देखिए जैसे मैं क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है, ए को क्या है बी और सी के सम का 4/5 पार्ट मिलता है और बी को ए और सी के सम का 2/11 पार्ट मिलते हैं। इसका रेशो में 4 और 5 का टोटल 9, इसका रेशो 13। अब इनका रेशो का टोटल अगर हम सेम बनाएं तो हम पहले वाली वैल्यू को 13 से मल्टीप्लाई कर दें और दूसरे वाली वैल्यू को 9 से मल्टीप्लाई कर दें, तो a अपॉन में b प्लस सी, इसका रेशो क्या आएगा 52 अपॉन में 65 और b अपॉन में a प्लस सी 18/99। अब देखो हमें पता लग गया कि ए बी सी तीनों का अगर अपन टोटल देखें तो ये मेरे पास क्या जाएगा 117, यहाँ पर b की वैल्यू 18, a की वैल्यू 52, तो ये 70 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आया c की वैल्यू 47। हमें c का हिस्सा ही बताना है। टोटल हमारे पास 70,200, रेशो का टोटल 117, हमें वैल्यू चाहिए 47 की। ये चला गया 600 बार। 117 को अगर अपन 6 से गुना कर दें, 600 को अगर 47 से मल्टीप्लाई कर दें तो 7 6 42 4,
6 चौक 24 और 4 28, तो क्या आ जाएगा 28,200 रुपये। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास रेशो का क्वेश्चन था, बस हमें इनमें रेशो का टोटल इक्वल करते ही हम लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 73 पर। 73 नंबर क्वेश्चन देखो हमें क्या दे रखा है, 4 boys from the school A, 6 boys from the school B together can set up an exhibition in 5 days। अब देखो एक एक करके हम इसका डाटा लिख लेते हैं। 4 लड़के A से और 6 लड़के स्कूल B से किसी काम को सेटअप को करते हैं 5 डेज। फिर हमें कह रहे हैं वेयर 5 boys from the school A, 10 boys from the school C together do it in 4 days, और 3 boys from the school B and 4 boys from the school C together do work in 10 days। Then how many boys, मान लिया X boys from school A do it in 1 day। हमें बताना है कितने लड़के स्कूल A से इसको एक दिन में कर सकते हैं। अब देखो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। हमेशा हम लोग यहाँ क्या फाइंड करते हैं, एक काम को एक दिन में करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए, हाउ मेनी पर्सन रिक्वायर्ड टू डू ए वर्क इन 1 डेज। तो अब ये 5 दिन में कर रहे हैं, एक ही दिन में काम कराएं तो इनके 5 गुना व्यक्ति बुला ले। तो अगर मैं इस वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा 20A प्लस 30B बराबर, इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा 20A प्लस 40C। अब देखो जैसे ही मैंने इन दोनों को इक्वल रखा, जैसे ही मेरे पास ये दोनों टर्म्स इक्वल आई, 20A से 20A कैंसिल, 30B बराबर 40C, 0 से 0 कैंसिल, तो B और C का रेशियो, B की वैल्यू 4 और C की वैल्यू 3, B और C के स्कूल के बच्चों का रेशियो आया। फिर नेक्स्ट यहाँ पर ये था, इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं यहाँ इसके साथ साथ क्या लिख सकता हूँ 30B प्लस 40C बराबर, अब इन दोनों में से कोई भी एक टर्म रख लो, सेकेंड वाली टर्म रखूँ तो क्या आएगा 20A प्लस 40C, 40C से 40C कट गया, 0 से 0 कैंसिल, 3B बराबर 2A, तो यहाँ से AB का रेशो क्या 3:2 आया। AB के रेशो को 3:2 की जगह 6:4 कह सकते हैं। AB का रेशो 6:4, BC का रेशो 4:3, B की दोनों जगह वैल्यू सेम है, तो ABC तीनों का रेशो मेरे पास क्या 6:4:3 आ गया। अब ये डाटा मिलने के बाद हमारे लिए क्वेश्चन बड़ा इजी है, हम इसको किसी भी एक डाटा में रख सकते हैं। जैसे अगर मैं फर्स्ट वाले में रखूँ, A की जगह 6 रखूँ तो 6 × 4 24, फिर मैं यहाँ पर B की जगह 4 रखूँ तो 6 × 4 24, 24 प्लस 24 48%। किसी एक काम को करते हैं कितने दिन में, 5 दिन में। अब एक लड़के की जगह अगर मैं यहाँ A की जगह 6 रखता हूँ तो X की जगह 6X, इस काम को करेंगे 1 डे में, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 6X × 1 बराबर 48 × 5, 6 से गया 8 बार, 8 5 40, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। तो हमारा आंसर क्या गया, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारे पास आ जाएगा। हमें बस इस तरह के क्वेश्चन में जब 3 लोग एंड में दे रखे हो तो इनका आपस में रिलेशन निकालना है। हमने रिलेशन निकाल लिया, रेशियो मिलने के बाद तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बड़ा इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 पर। 73 आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए देखिए 74 नंबर, ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, हमें इसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है। चलिए अब देखिए अगर इस वैल्यू को हम सिंप्लीफाई करें तो सबसे पहले ऑफ वाली टर्म को सोल्व करें तो ये 5/2 इंटू में ये मेरे पास क्या 8/5 बनेगा, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 8/2 का मतलब 4। तो पहली टर्म है मेरे पास 7 × 21 और 1 22, 22/3 डिवाइड में मैं क्या 4 लिख सकता हूँ माइनस में। अब इस टर्म को अगर सोल्व करूँ तो 1 से ही 3/4 को हम क्या 7/4 लिख पाएंगे, 7 से 7 कट जाएगा 1/4, 3/8 प्लस 1/4, माइनस में 3/8 प्लस 1/4 और माइनस में 5/24, ये हमारे टर्म है। तो अब देखो अगर अपन इसको यहाँ लिख लें, पहली टर्म बनी 22/3 डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई 1/4 माइनस में, अगर मैं अंदर वाली टर्म में एलसीएम ले लूँ 8 तो क्या आएगा 3 + 2 और माइनस में 5/24। तो अब देखो यहाँ 2 से चला गया 2 बार, ये गया 11 बार, 11/6 माइनस में 5/8 माइनस में 5/24। अगर हम इसका एलसीएम ले लें 24 तो यह आ जाएगा 44 माइनस में 15
माइनस में 5, तो 44 में से 20 गए तो 24/24 आंसर क्या आया 1। तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। लास्ट क्वेश्चन 75 नंबर। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, रिशु सेव X% ऑफ हर इनकम इफ हर इनकम इंक्रीज बाय 26% देन एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, देन हर सेविंग इंक्रीज बाय 50%, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। अब देखो हम लोग जानते हैं इनकम बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के। अगर मैं इनकम 100 एज्यूम करता हूँ, उसकी सेविंग है X%, इसका मतलब इनकम में से X बचाती है, तो खर्चा कितना होगा 100 माइनस X। अब इनकम हमने इंक्रीज करी है 26% से, खर्चा इंक्रीज करा है 20% से, और उसकी सेविंग बढ़ गई है 50% से। अब देखो इनकम 26% से बढ़ी तो 126 हो गई, खर्चा 20% से बढ़ गया तो 100x माइनस का 120% हो जाएगा। सेविंग 50% से बढ़ी तो x का 150% हो जाएगा। तो ये चला जाएगा 6 बार, ये गया 5 बार, ये गया 3 बार, ये गया 2 बार। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो 126/6/5 को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो 100 इंटू 6/5 माइनस में 6/5x प्लस 3/2x। तो यहाँ से अगर अपन इसको देखें तो 5 से क्या 20 बार, 20 इंटू 6 120, ये इधर आते ही माइनस का तो 6 आ गए। यहाँ अगर मैं इसका एलसीएम 10 ले लूँ तो माइनस का 12x प्लस का 15x, तो क्या बचेगा 3x/10 बराबर 6। 3 से क्या 2 टाइम x की वैल्यू 2 इंटू 10 20। इसका मतलब हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखो हमने इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक इक्वेशन बनाकर करा। कई लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको ऑप्शन की मदद से भी करने की कोशिश करते। सबसे पहले इनकम 100 बनी, 30 खर्च करा तो 70 बचा, 30 बचाया तो 70 खर्च करा। अब फिर जो जो कंडीशन कह रहा है उस हिसाब से बढ़ा दो। अगर सारी वैल्यू इक्वल आ रही है तो सही है, नहीं तो नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करो। तो ये हम लोगों ने इस पेपर के पूरे 25 क्वेश्चन करें। ठीक है भाई, आप लोगों को ये समझ आए होंगे। कहीं कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे बोलना। थैंक यू आप सब लोगों का। मिलेंगे अपन नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।